प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इनकम टैक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनकम टैक्स में इनकम को 5 भागों में बांटा जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेंस एंड रेजिडुअल इनकम। बची हुई सारी इनकम 5वें हेड में डालते हैं, जिसको आप कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरह से 5 ये चैप्टर हैं इनकम टैक्स में, जिनकी पहले हमें स्टडी करनी है। इसके आगे के फिर चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उनके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, जिनको हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 22 आप स्क्रीन पे देखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में किस किस इनकम को हम शामिल करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जिस हेड की इनकम है उस हेड में ही उसको रिकॉर्ड करना या लिखना अनिवार्य है। सैलरी से संबंधित इनकम है तो सैलरी हेड में जाएगी, बिजनेस से संबंधित है तो बिजनेस हेड में, हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में उस इनकम को लिखा जाएगा। तो अंडर सेक्शन 22 इस शीर्षक में ऐसे मकान संपत्ति व उनसे लगी हुई भूमि, मकान और मकान से अटैच्ड लैंड के वार्षिक मूल्य पर टैक्स लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी हो तथा करयोग्य व्यापार व पेशे के लिए प्रयोग न करता हो। मीन्स इस हेड में उस मकान और मकान से लगी ज़मीन का मैं वार्षिक मूल्य ज्ञात करके टैक्स लगाऊंगा। कंडीशन ये है कि करदाता उस मकान और ज़मीन का मालिक होना चाहिए और उस ज़मीन या मकान का उपयोग अपने व्यवसाय में न कर रहा हो जिस व्यवसाय पर टैक्स लगता है। मीन्स टैक्सेबल इनकम अगर बिजनेस की है और आप अपने भवन का उपयोग व्यापार के लिए करते हैं तो उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं की जाएगी। तो मकान और मकान से संबंधित वार्षिक जमीन का वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ एक जनरल पॉइंट्स होते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। व्यापार के कुशल संचालन के लिए कई बार व्यावसायिक भवन का कोई भाग कर्मचारियों को रहने के लिए किराए पर दे दिया जाता है, तो उससे जो किराया प्राप्त होगा वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानेंगे, उस इनकम को बिजनेस हेड की इनकम माना जाएगा और बिजनेस हेड में शामिल करेंगे। कई बार क्वार्टर्स बना देते हैं, कोई ऑफिस खोल दिया या कुछ और सुविधा दे दी, तो ऐसे मकानों की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शामिल नहीं करूँगा। यदि मकान के साथ में प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर को अनिवार्य रूप से किराए पर देना पड़े और प्राप्त किराए का विभाजन संभव नहीं है, सिनेमा हॉल किराए पर दिया तो जो किराया मिल रहा है वो बिल्डिंग का भी है, प्लांट का भी है, मशीनरी का, फर्नीचर का, इन सब का कंबाइंड है। अगर प्राप्त किराए का विभाजन संभव नहीं है तो पूरा का पूरा किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। प्राप्त किराए में से सुविधाओं का मूल्य घटाकर शेष किराया ही इस हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आपने लाइट पानी सहित 2000 में मकान किराए पर दिया, 500 रुपये सपोज सुविधाओं का मूल्य उसमें शामिल है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जब मैं टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करूँगा तो मकान का किराया 2000 में 500 सुविधाओं का मूल्य घटाकर 1500 रुपये लेकर के ही कैलकुलेशन करूँगा। मीन्स सुविधाओं पर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं चार्ज होगा। अगर किसी व्यक्ति को मकानों को क्रय बनवाकर किराए पर देने का व्यवसाय करता है, मकान को बनवाता है या खरीदता है और फिर उनको किराए पर देता है,
तो जो किराया प्राप्त होगा वो बिजनेस हेड की इनकम नहीं माना जाएगा, वो इसी हेड की इनकम माना जाएगा, मीन्स हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही उसको टैक्सेबल करेंगे। यदि किराएदार द्वारा मकान मालिक के किसी दायित्व को चुकाया जाए तो इसे प्राप्त किराए में जोड़ें, और मकान मालिक द्वारा किराएदार के किसी दायित्व का भुगतान करने पर इसे प्राप्त किराए में से घटाएं। मकान का किराया 1,000 है और लाइट पानी का बिल उसने आपका पे कर दिया है बिजली किराएदार ने, तो अगर चूंकि लाइट पानी का पेमेंट की जिम्मेदारी मकान मालिक की है, मकान मालिक के दायित्व था और किराएदार ने चुका दिया तो 200 रुपये, तो अब किराया उसका 1000 + 200 1200 रुपये लेकर के टैक्स चार्ज करूँगा। और मकान मालिक अगर कोई ऐसा भुगतान जो किराएदार को करना था लेकिन मकान मालिक ने उसका भुगतान कर दिया, 1000 रुपये किराया प्राप्त किया किराएदार से, 200 रुपये कोई खर्चा था जो किराएदार को वहन करना था लेकिन मालिक पे कर रहा है, तो मालिक के द्वारा पे किए गए भुगतान को प्राप्त किराए में से घटा देंगे। इसी तरह से किराएदार द्वारा चुकाया गया म्यूनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस मकान का, रिपेयर का खर्चा या कोई एडवांस किराया जमा किया है, उनका कोई भी समायोजन हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं करेंगे, क्योंकि किराएदार का ही दायित्व माना जाता है म्यूनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस, प्रीमियम, रिपेयर का, और जो एडवांस में पैसा जमा किया है किराए के रूप में, उसका कोई भी इंटरेस्ट नोशनल कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ एक जनरल पॉइंट्स थे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। कुल मिलाकर के इस हेड में मकान और मकान से संबंधित भूमि के वार्षिक मूल्य पे मुझे टैक्स लगाना है। इन पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे कि इनमें से कोई स्थिति है तो आपको उससे किस तरह से डील करना है। अब चूंकि मकान 2 तरह के होंगे, स्वयं निवास के सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिनमें मकानों में आप खुद रहते हैं, दूसरी कैटेगरी होगी उन मकानों की जिनको आप किराए पर देते हैं, किराया प्राप्त करते हैं। तो पहले मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। ऊपर मैंने पिछली स्क्रीन में बोला था वार्षिक मूल्य पे टैक्स लगाना है, तो मुझे अब ज्ञात करना है वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू सबसे पहले अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ अभी किराए पर उठाए गए मकानों की, उन मकानों की जिनको किराए पर दिया गया है, लेट आउट हाउसेस, सेल्फ ऑक्यूपाइड स्वयं निवास के मकान, और जिनको आप किराए पर देते हैं वो कहलाते हैं लेट आउट हाउसेस। तो किराए पर जो मकान है उनका वार्षिक मूल्य किस तरह से निकालें, तो वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लीजिए, सकल वार्षिक मूल्य, और लेस कर दीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाई ऑनर, नगर पालिका कर जो मकान मालिक के द्वारा चुकाए गए हैं उनको सकल वार्षिक मूल्य में से घटा दें तो एनुअल वैल्यू या वार्षिक मूल्य आ जाएगा। एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाई ऑनर, किराएदार ने चुकाया तो नहीं घटाएंगे। इसका मतलब अब मुझे एक पॉइंट और कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV या ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 स्टेप तो आपको लेने ही लेने हैं, और तीसरा स्टेप तब लिया जाएगा जब मकान खाली रहा है। अगर मकान खाली नहीं रहा है तो 2 स्टेप में ही GAV आ जाएगी, और अगर खाली रहा है तो 3rd स्टेप के बाद आप GAV निकाल पाएंगे। स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराया निकालते हैं 23(1)A सेक्शन के अकॉर्डिंग। स्टेप फर्स्ट में क्या लेना है आपको, नगर पालिका मूल्य, म्यूनिसिपल वैल्यू और उचित किराया। नगर पालिका मूल्य का मतलब नगर पालिका के द्वारा टैक्सेस के निर्धारण के लिए उस मकान का किराया कितना निर्धारित किया गया। उचित किराए का मतलब जो किराया प्रचलित है, नगर पालिका ने तो कहा इस एरिया में
1,000 रुपये इस मकान का किराया है, तो वो तो नगर पालिका मूल्य हो गया। लेकिन वास्तव में जो मकान का किराया उस एरिया में है वो 1,500 से कम नहीं है। तो फेयर रेंट या उचित किराया, प्रेवलेंट रेंट भी कहते हैं, प्रचलित किराया, वो फिर हो गया कितना? 1,500। तो नगर पालिका मूल्य या उचित किराया, दोनों में से जो अधिक हो वो लिया जाएगा, परंतु स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं। 1,000 नगर पालिका मूल्य है, उचित किराया 1,500, दोनों में से जो ज़्यादा, 1,000 1,500 में, तो 1,500 आ गई स्टेप फर्स्ट की वैल्यू। लेकिन कई जगह क्या है, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, सरकारों ने वहाँ निर्धारित कर दिया कि इतने एकोमोडेशन का इससे ज़्यादा किराया नहीं हो सकता है, वो कहलाता है प्रमाप किराया या स्टैंडर्ड रेंट। सपोज इस सिचुएशन में नगर पालिका किराया है 1,000, उचित किराया 1,500, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड रेंट प्रमाप किराया 1,200 है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, इन दोनों में से जो ज़्यादा, 1,000 1,500, तो 1,500 लिया। 1,500 लेना चाहिए, लेकिन आगे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड रेंट से अधिक आप नहीं ले सकते, और स्टैंडर्ड रेंट है 1,200। तो फिर अब 1,500 नहीं लूँगा, स्टेप फर्स्ट की वैल्यू जो लूँगा वो 1,200 ही लूँगा। और अगर सपोज स्टैंडर्ड रेंट होता 2,000, तो 1,000 और 1,500 दोनों में से जो ज़्यादा 1,500 लूँगा, फिर स्टैंडर्ड रेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट तो ये बताता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर स्टैंडर्ड रेंट 1,200 है तो फिर 1,500 न लेकर के 1,200 ही लूँगा, और अगर स्टैंडर्ड रेंट 2,000 होगा तो फिर 1,000 और 1,500 में से स्टेप फर्स्ट की वैल्यू 1,500 ही लिखी जाएगी। तो इस तरह से स्टेप फर्स्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर सेकंड स्टेप लेंगे। सेकंड स्टेप 23(1)(b) सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या लेना है, एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वार्षिक प्राप्त या प्राप्य किराया। प्राप्य का मतलब अगर मकान को पूरे साल किराए पर दिया जाए तो कितना किराया मिलता, मतलब पूरे 12 महीने का किराया लेना है, साल का किराया लीजिए और उसमें से एक पॉइंट घटा दीजिए, लेस कीजिए अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, गत वर्ष का न वसूल हुआ किराया घटा दीजिए। जो किराएदार ने किराया नहीं दिया और मकान खाली करके चला गया, किराया जो डूब गया है, वापस नहीं मिल सकता है, तो ऐसे किराए को एनुअल रेंट में से आप घटा दें तो वो वैल्यू कहलाएगी स्टेप सेकंड की वैल्यू। सपोज एनुअल रेंट था यहाँ पे 12,000, अनरियलाइज रेंट था 2,000, तो स्टेप सेकंड की वैल्यू आ गई कितनी? 10,000। अब आपने जो स्टेप फर्स्ट की वैल्यू निकाली और स्टेप सेकंड की वैल्यू निकाली, नीचे देखिएगा, स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड में जो अमाउंट अधिक होगी वो GAB हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट में सपोज सबसे बड़ी वैल्यू थी 15,000, स्टेप सेकंड में आई 10,000, तो 15,000 और 10,000 दोनों स्टेप्स में जो अमाउंट ज़्यादा है वो GAB मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। तो 2 स्टेप लेंगे हर स्थिति में, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर वट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप सेकंड में एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लीजिए, लेस कीजिएगा अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, गत वर्ष का डूबा हुआ किराया घटा दीजिए। अब स्टेप फर्स्ट और सेकंड में जो ज़्यादा है वो GAB है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप थर्ड आप तभी लेंगे जब मकान खाली रहा है, पूरे वर्ष खाली रहा है तो आगे उसके बारे में बात करेंगे। कुछ अवधि के लिए खाली रहा है, कुछ अवधि किराए पर रहा, सपोज 10 महीने और 2 महीने खाली रहा। यदि मकान कुछ अवधि के लिए गत वर्ष में खाली रहे तो स्टेप थर्ड लेना पड़ेगा अब। और स्टेप थर्ड में क्या करना है, हायर अमाउंट बिटवीन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड शैल बी टेकन एज बेस वैल्यू। स्टेप फर्स्ट और सेकंड में जो अधिक अमाउंट थी, अगर खाली नहीं होता तो वो GAB थी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब दोनों में से जो ज़्यादा है वो स्टेप थर्ड के लिए कहलाएगी बेस वैल्यू।
10,000 स्टेप फर्स्ट की है, सेकंड की 15 है, तो अब 15,000 स्टेप थर्ड में बेस वैल्यू हो गई, और इस बेस वैल्यू में से लेस कर दीजिएगा रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, खाली रहने की अवधि का किराया। खाली रहने की अवधि का किराया बेस वैल्यू में से घटा देंगे, तो बैलेंस में जो आएगा वो जीएबी या ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। तो इस तरह से जीएबी निकालने के लिए दो सिचुएशन होंगी, मकान कुछ अवधि के लिए खाली रहा है या नहीं रहा। नहीं खाली रहा तो स्टेप फर्स्ट और सेकंड में जो अधिक होगा वो जीएबी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर घटा देंगे, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अगर मकान कुछ अवधि खाली रहा तो स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड में जो हायर अमाउंट है वो बेस वैल्यू फॉर स्टेप थर्ड, एंड बेस वैल्यू में से लेस कीजिएगा रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, अब आ जाएगा जीएबी, और इस जीएबी में से मालिक के द्वारा चुकाए गए नगर पालिका करों को जब आप घटा देंगे तो आ जाएगा वार्षिक मूल्य या एनुअल वैल्यू। तो किराए पर के मकान की एनुअल वैल्यू इस तरह से आप निकालेंगे, जीएबी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर। जीएबी दो सिचुएशन होंगी, खाली रहा है तो 2, नहीं रहा है तो 2 स्टेप, और खाली रहा है तो 3 स्टेप्स के द्वारा। कुछ नोट्स नीचे देख लीजिएगा। यदि करदाता पूरे वर्ष मकान का स्वामी नहीं रहा है तो स्टेप फर्स्ट और सेकंड में उसी अवधि के लिए वैल्यू लेंगे जिस अवधि के लिए वो मकान का मालिक रहा है। अगर मकान सपोज करदाता ने दिसंबर में ही खरीदा है, 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को खरीदा है, मार्च में ईयर एंड हो जाएगा, तो इसका मतलब मालिक कितने महीने रहा है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। 4 महीने ही मालिक रहा है, तो स्टेप फर्स्ट में चाहे वो म्यूनिसिपल वैल्यू हो, चाहे फेयर रेंट हो या स्टैंडर्ड रेंट हो, 4 महीने का ही देखा जाएगा। स्टेप सेकंड में जहां आप कह रहे थे एनुअल रेंट, वार्षिक किराया, तो अब यहाँ वार्षिक किराए का मतलब 4 महीने का किराया होगा, क्योंकि करदाता मकान का मालिक ही 4 महीने रहा है। यदि मकान पूरे वर्ष किराए पर न दिया जा सका हो तो ऐसे मकान की जीएबी नील मानी जाएगी। कुछ अवधि के लिए खाली रहा है और कुछ अवधि किराए पर रहा है, तो 3 स्टेप्स लेंगे। थर्ड स्टेप में पहले दोनों स्टेप्स की जो बड़ी अमाउंट है वो लेकर के खाली रहने की अवधि का किराया घटा देंगे। लेकिन सपोज कोई मकान पूरे वर्ष ही खाली रहा है, किराएदार ही नहीं मिला है, तो ऐसे मकान की जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू डायरेक्ट नील लिखूंगा, कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। पहले भी बता चुका हूँ, किराएदार द्वारा चुकाए गए म्यूनिसिपल टैक्सेस को नहीं घटाया जाएगा। किराएदार चाहे म्यूनिसिपल टैक्स चुकाए, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम पर खर्च करे, चाहे रिपेयर पर खर्च करे, उनको एडजस्ट नहीं किया जाता है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाई ऑनर, मकान मालिक के द्वारा जो चुकाए गए हैं उनको जीएबी में से घटाया जाएगा। और कितना घटाया जाएगा? म्यूनिसिपल टैक्सेस की वास्तविक चुकाई गई अमाउंट को घटाएंगे, चाहे ये किसी भी गत वर्ष से संबंधित हो। मीन्स एक्चुअल अमाउंट पेड बाई ऑनर वो तो घटाएंगे। मालिक ने सपोज 3 साल का नगर पालिका कर इस साल चुकाया है, तो तीनों वर्षों की जो अमाउंट है वो इस साल के वार्षिक मूल्य की गणना के लिए घटाई जाएगी। अब सपोज अगले 2 वर्षों का भी मैं चुका देता हूं इसी साल, तो उसको भी आज ही आप घटा देंगे, फिर अगले 2 वर्षों में कुछ नहीं घटाया जाएगा। कहने का मतलब म्यूनिसिपल टैक्सेस मालिक के द्वारा चुकाए गए हैं वो घटाऊंगा, जितने वर्ष का या जितना पैसा चुकाया है, किस वर्ष का है मुझे उससे मतलब नहीं है, जितना टैक्स पे किया है वो घटा दूंगा, चाहे वो किसी भी गत वर्ष से संबंधित हो। म्यूनिसिपल टैक्सेस में लोकल बॉडी जो हैं, नगर पालिका, नगर निगम, इनके द्वारा अगर कोई सर्विस टैक्स लगाया जाता है उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार अगर कोई टैक्स लगाती है
तो उस टैक्स को म्यूनिसिपल टैक्स में काउंट नहीं किया जाएगा। सपोज कोई प्रॉपर्टी टैक्स सरकार लगाती है तो इस तरह का कोई टैक्स है तो वो नहीं घटेगा। लोकल बॉडी के द्वारा लगाए गए म्यूनिसिपल टैक्स या सर्विस टैक्स को म्यूनिसिपल टैक्स ही माना जाएगा और जीएबी में से उसको घटाया जाएगा वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए। मकान अगर पूरे वर्ष खाली रहता है तो मैं आपको कह चुका हूँ उस मकान की जीएबी डायरेक्ट नील लिखूँगा और जीएबी में से आप जानते हैं घटाना होता है म्यूनिसिपल टैक्स। तो निचला नोट देखिए, यदि मकान पूरे वर्ष खाली रहा है तो भी म्यूनिसिपल टैक्स घटाएंगे। अगर मालिक ने उस मकान से संबंधित इस गत वर्ष में कोई नगर पालिका टैक्स चुकाया है और मकान पूरे वर्ष खाली रहा है तो उसकी जीएबी तो मैं डायरेक्ट नील लिखूंगा, लेकिन टैक्स जो चुकाया है वो नील में से घटा दूंगा, मीन्स निगेटिव एनुअल वैल्यू आ जाएगी इस मकान की। तो इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी हेड में मकान और मकान से संबंधित जो अटैच्ड लैंड है उसका वार्षिक मूल्य आप ज्ञात कर लेंगे। वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा मकान किराए का है या स्वयं निवास का है। किराए का मकान है तो दो स्थितियां होंगी, मकान खाली रहा है कुछ अवधि के लिए और कुछ अवधि किराए पर रहा है या पूरे वर्ष किराए पर रहा है। पूरे वर्ष किराए पर रहता है तो स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड में जो हायर अमाउंट है वो जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाई ऑनर, चाहे वो किसी भी वर्ष के हों, घटा दीजिए। मकान अगर कुछ अवधि के लिए खाली रहेगा तो स्टेप फर्स्ट और सेकंड में जो हायर अमाउंट है वो स्टेप थर्ड के लिए बेस वैल्यू हो जाएगी और इस बेस वैल्यू में से जितने महीने खाली रहा है उतने महीने का किराया घटा देंगे तो जीएबी आ जाएगी। तो इस तरह से जीएबी निकाल लेंगे किराए के मकानों की। मालिक के द्वारा जितना भी पैसा चुकाया है म्यूनिसिपल टैक्सेस का वो आप घटा देंगे तो वार्षिक मूल्य आ जाएगा और वार्षिक मूल्य के आधार पर आगे हम देखेंगे कुछ कटौतियां दे करके फिर टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग इससे संबंधित जो मैटर आपकी बुक में दे रखा है उसकी स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस हैं उनकी बात करूंगा। आज मैंने बात की है लेट आउट हाउसेस की, किराए के मकान का वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा स्वयं निवास का मकान, जिस मकान में आप खुद रह रहे हैं उस मकान का वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जाए टैक्स की गणना के लिए, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।